हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जीएस का पार्ट 2 है। पहला इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग यहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट एग्ज़ाम हमारा आगे लगा हुआ है अभी रिसेंट में ही, और उसके बाद आरओ का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए जीएस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इसको देख के बेनिफिट हो सकता है। इससे हर साल क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मैंने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया हुआ है जिससे हमेशा क्वेश्चन उठते हैं, तो देख सकते हैं आप इसको। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए और इसको हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित कर सकता है या नामित करने की शक्ति रखता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसके आंसर दीजिए। इसका पहला आंसर है संबंधित राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, ये कौन सा आंसर ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वह राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित कर सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कौन पारित करता है, तो लोकसभा का अगर पूछा जाएगा तो वो राष्ट्रपति करता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर मामले में कानून बनाने की जो है वो शक्तियाँ संसद के पास हैं। तो इसका अनुच्छेद नंबर 246, अनुच्छेद नंबर 252, अनुच्छेद नंबर 262 या फिर अनुच्छेद नंबर 287। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 246। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संसद की शक्तियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आपका साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में जीएस का जो कंप्लीट रिवीजन हो जाए और यहाँ से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। यहाँ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए यूनिट पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, बी है कैंडेला, सी डाइन या फिर डी है एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर अपने मन में सोच ही लिया होगा, तो देर ना करते हुए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रॉम। जो ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है वो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर का या फिर पायरोमीटर का, एमीमीटर का या फिर हाइड्रोमीटर का। जैसा कि आपने देख लिया है इसमें क्वेश्चन में कि आपको दे रखा है कि हाइड्रोमीटर, अगर पानी से संबंधित कोई भी चीज़ होता है तो उसके आगे हाइड्रो लगा हुआ होता है। इससे यहाँ से आप कर सकते हैं, पानी से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ यंत्र दिए हुए हैं और उसको किस चीज़ को मापा जाता है उसको मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल का जलवाष्प को मापते हैं, लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। तो हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प को मापते हैं और एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं। लेकिन जो ये आपका लेक्टोमीटर है, इससे हम तरल की विशिष्ट गति को नहीं मापते, इससे हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। आप इसका आंसर जानते ही होंगे। तो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। विस्थापन के बारे में गलत स्टेटमेंट को पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इसका ऑप्शन फटाफट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है नंबर फर्स्ट है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। इसकी SI मात्रक जो है वो मीटर में होता है, या फिर यह हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दोस्तों विस्थापन के बारे में कह रहा है, तो आपने साइंस में इसको जान लीजिए कि विस्थापन जो है वो हमारा धनात्मक होता है। जैसे हम आगे की तरफ गए तो इसको हम प्लस में, लेकिन वापस अगर आ गए तो ये माइनस में भी हो सकता है। और फिर तो ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही है, मतलब कि हाँ सही है। गलत वाला पूछ रहा है, ये करेक्ट आंसर नहीं है इसका। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। विस्थापन जो है हमेशा दूरी के बराबर ही हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। इसका SI मात्रक मीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। यह हमेशा धनात्मक होता है। यह क्वेश्चन आपका, ये आंसर गलत है। यह धनात्मक नहीं, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर गए 5 मीटर और आप 6 मीटर वापस आ गए तो ये माइनस में भी हो सकता है। तो ये इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका D। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका जो है स्टीम पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं कि ये कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाता है फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 मीटर। दोस्तों टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, एग्ज़ाम आपका बहुत ही कम समय है, इसलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि छोटे क्लासों में आपने इसको पढ़ा ही होगा। अगर नहीं आपने पढ़ा तो जान लीजिए, यह आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या एंडरसन, या फिर एडमंड बेकुलर। इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज। इसका आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी टॉमसन ने, टॉमसन। और फिर पी से होता है प्रोटॉन, तो आर से हो जाएगा रदरफोर्ड। और फिर है ईंट पर नाचे, नाचे, नाचे ना से है न्यूट्रॉन, और सी से चैडविक, चैडविक है। तो आप समझ सकते हैं इस ट्रिक से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका वो है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है। O2 यानी कि ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति, दो क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे। लोहे में जंग लगने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो नमी का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में रिवीजन हो सके। फिर देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल राज्य, जिसे एक्वारेजिया बोलते हैं, का किसका मिश्रण होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल, या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप जानते हैं HCl के नाम से,
और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 के नाम से जानते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के एक्वारेजिया बनता है, जिसमें सोने को भी गलाया जाता है। ये सुनार के यहाँ ज़्यादा उपयोग होता है, आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दे रखा है आपका बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या फिर वॉशिंग सोडा। तो जल की अस्थायी कठोरता कह रहा है, इसको दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा की यूज करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? किसको? सब्जियों और फलों के उगाने को, मछली प्रजनन को, रेशम कीट का पालन करने को, अंगूर की खेती को। इनमें से किसको बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को जाना जाता है। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और मछली के उत्पादन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है, पीसी कल्चर समझ सकते हैं। और सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर, सब्जियों के, आप सब्जी को आलू से रिलेट करके इसको याद रखने के लिए समझ सकते हैं, आलू सब्जी ओलेरी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का बीटी कल्चर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? क्रिसॉल रेड, नेप्थोलीन, सैफ्रोनिन या फिर मेथाइल ऑरेंज का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैफ्रोनिन, जो कि सभी कोशिका केंद्रों को जैविक रंग प्रदान करता है। कौन? सैफ्रोनिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम जो है वो किसका संघटक धातु होता है? ये आपका बायो का जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर साइंस से जहाँ पुट होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा कॉम्पिटिटिव तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नीशियम किसका घटक होता है? पर्णहरिण यानी कि क्लोरोफिल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर राइबोसोम का। तो जो आपका मैग्नीशियम है ये पर्णहरिण का घटक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है? तो इसको किसमें, डीएनए जो है वो किसमें संग्रहित होता है? गाल्जी काय में होता है या फिर नाभिक में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या प्लाज्मा झिल्ली में होता है? तो फटाक से आप इसका आंसर दे देंगे। इसका करेक्ट आंसर होता है नाभिक। नाभिक में जो है डीएनए जो है वो कोशिका में कहाँ पे केंद्रित होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र में जो आपका क्रोमोसोम है उसमें क्या उपस्थित होता है? डीएनए और लिपिड होता है, आरएनए और अमीनो एसिड होता है, डीएनए तथा प्रोटीन होता है या फिर आरएनए तथा शुगर होता है? आप इसको देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा इसमें सही है। जो आपका ये डीएनए होता है इसमें एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। क्रोमैटिन, ये भी पूछा जाता है कि धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो ये क्रोमैटिन होता है, जिसमें जो है डीएनए में और क्या चीज़ें होती हैं? डीएनए तथा गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जो डीएनए में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम, आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हिस्टोन
प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि डीएनए में प्रोटीन होता है, गुणसूत्र में जो प्रोटीन होता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयन को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? मैरी क्यूरी का है, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर का है, चार्ल्स बेबेज का है, या लुई पास्चर का है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। जो योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। वहीं आप लुई पास्चर का नाम, जिन्होंने पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया है, मैरी क्यूरी जिसने रेडियम की खोज की है, और चार्ल्स बेबेज जिसको कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये जो है बायो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो स्पंज के बारे में पूछ रहा है इसमें कि वो किस कैटेगरी में आएंगे, प्रोटोजोआ में, एनेलिडा में, या पोरीफेरा में, या फिर निडेरिया में। तो जो आपका स्पंज है वो पोरीफेरा में आता है। पोर का मतलब होता है जो छिद्र। इसमें जो वो जंतु होते हैं उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो पोर होते हैं, और जिसे वो पानी को ऑब्जर्व करता है, और स्पंज जैसा होता है। जैसे स्पंज होता है पानी को सोखने वाला कोई चीज़, तो इस तरह से इसको स्पंज प्रजाति के माना जाता है। इसको पोरीफेरा के अंतर्गत ये आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तिलचट्टों के शरीर में जो वायु है वो किस माध्यम से प्रवेश करती है? फेफड़ों के माध्यम से, क्लोमों के माध्यम से, श्वसन रंध्रों के माध्यम से, या फिर त्वचा के माध्यम से? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए कौन सा सही आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है श्वसन रंध्रों के माध्यम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन रंध्रों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से जो है ये कॉकरोच जो है वो अपना सांस लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है, एसिड जो है वो, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? मनुष्य के आमाशय में एक एसिड होती है, आप इसको जानते ही होंगे। तो बताइए इसको, वो कौन सी एसिड होती है? वो साइट्रिक एसिड होती है, बोरिक एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के नाम से जानते हैं, जो कि HCl ये बहुत ही हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जो हमारे भोजन के माध्यम से कीट या बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में चले जाते हैं, ये उनको मारने का भी काम करता है और भोजन को पकाने का भी काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? जो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले, जब हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त प्रवाह है वो उसके अंदर अगर छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। और क्यों खतरनाक होता है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन दे रखा है। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करता है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो ये हवा का बुलबुला है ये जब हमारे नस में जाता है तो ये जो है रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और रक्त के प्रवाह में जो है वो बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है। ये आपका कला और संस्कृति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि त्योहारों और उत्सव से पूछा जाता है। तो पेट के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है कि त्योहार उत्सव से पूछेगा। तो ओणम पूछ रहा है। ओणम एक परंपरागत हिंदू त्यौहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में? तो आप इसका आंसर बता ही दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है केरल। तो ओणम त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? जो एक शास्त्रीय नृत्यांगना है बाला सरस्वती, उनके बारे में पूछ रहा है कि वो उन्होंने किस नृत्य का प्रतिपादन किया था।
कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का, ओडिसी का या फिर मोहिनी अट्टम का। तो आप इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। बाला सरस्वती ने किसका किसका किया था, तो भरतनाट्यम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो ये जो वाद्य यंत्र और कला और संस्कृति में ये भी आएगा। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तबला या फिर सरोद, शहनाई या फिर बांसुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। केरल में, राजस्थान में, असम में या फिर हरियाणा में। तो गमछा, यहाँ इसको गमोचा के नाम से भी जाना जाता है। गमोचा, आपने इसको का नाम सुना होगा, गमोचा। तो ये किस राज्य में गमछा के नाम से जाना जाता है, ये प्रतीक है वहाँ का, तो असम। असम राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पुस्तक और राइटर के पार्ट का है, जो कि पेट एग्जाम हुआ या आर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें एक दो क्वेश्चन जो है आपका बुक से ज़रूर पूछता है। तो आप इसको देखेंगे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। सचिन तेंदुलकर, BVS लक्ष्मण, गांगुली या फिर चेतन तेंदुलकर। तो यह इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि काफ़ी फेमस है। इनका 2014 में यह लॉन्च हुआ था। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या है। तो MS सुब्बालक्ष्मी है, पंडित रविशंकर है, बेगम अख्तर है या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कि जो पहले संगीतकार कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये बुकर पुरस्कार जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 2005 में, 1981 में, 1969 में या फिर 1918 में। बुकर पुरस्कार से आप देखिए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2005। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हॉकी के मैदान का आयाम यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। 100 × 55, 91.4 × 55 मीटर, 90 × 50 मीटर या फिर 100.3 × 50 मीटर। तो आप इसका जल्दी से, जो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये खेल और खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि पेट में आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है 91.4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये इसको आप याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL एक चैंपियनशिप है। इंडियन सुपर लीग किसका चैंपियनशिप है। क्रिकेट का है, कबड्डी का है, खो खो का है या फिर फुटबॉल का है। तो ये भी खेल और प्रतियोगिता वाले क्वेश्चन में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थलों में से आपके क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम्पी के बारे में पूछ रहा है। यूनेस्को में कब इसको शामिल किया गया था। 1980 में, 1986 में, 1999 में या फिर 1990 में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1986, ऑप्शन नंबर बी। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ। जो उड़ीसा राज्य है पहले वो बिहार का ही पार्ट था, उसको कब बिहार से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो ये 1911 में हुआ, 1936 में, 1937 में हुआ या फिर 1947 में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी जल्दी इसको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। यहाँ आपके करंट के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड के, आयरलैंड के, थाईलैंड के या फिर भूटान के? तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान के 7 वर्षीय प्रिंस को पहले डिजिटल नागरिक का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर सूफी दरगाह के लिए? केसरिया क्या है? आप इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए कि केसरिया जो है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो केसरिया आपका प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। झारखंड कैसेल ओवरग्रेव्स के लेखक कौन है? ये भी आपका लेखक और पुस्तक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड कैसेल ओवरग्रेव्स के लेखक कौन है? शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, विक्टर दास या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका यूपीएससी में 4 ऑप्शन बनाता है, तो उसमें से एक ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई नहीं जरूर रखता है। इस तरह का ऑप्शन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपने पिछला एग्जाम दिया होगा अगर पेट का, तो आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? के बालाकृष्णन को, डेविड अर्नाल्ड को, डेविड चिपरफील्ड को या फिर डेविड हेयर को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड चिपरफील्ड को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर मतलब होता है वास्तुकला के कला। तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जो 2023 का पुरस्कार मिला है डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी की भारत की द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है फ्रेंड। एक तो पूछ सकता है कि जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो कौन सा है, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, द एलिफेंट विस्पर्स, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उसके निर्देशक कौन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एस राजमौली, जॉन ऑल्बर्ट, राजकुमार हिरानी या फिर कार्तिक गोंजाल्वेस। तो आपको पता ही है जो राजमौली हैं ये RRR के निर्देशक हैं, लेकिन जो ये शॉर्ट डॉग इसको भी ऑस्कर मिला हुआ है। 95 नंबर का ऑस्कर था। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, तो ऑस्कर से पुरस्कार मिला है, भारत की फिल्म को मिला है, तो ये क्वेश्चन उठना बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि इस तरह पहली बार हुआ है भारत में। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो निर्देशक के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक गोंजाल्विस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्तिक गोंजाल्विस। आप ऑस्कर अवार्ड को बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्योंकि पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इस बार, क्योंकि भारत में इस RRR को भी मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर ओडिशा ने? तो ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पथश्री रास्ता श्री योजना किसने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। आप इसको बिल्कुल भी याद रखेंगे, आपको ये क्वेश्चन देखने को इस तरह के मिल सकते हैं योजनाओं से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन। ये आर्टेमिस मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टेमिस मिशन ये जो कि नासा का एक अभियान है, ये किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से या फिर मंगल से, बृहस्पति से या फिर चंद्रमा से? आर्टेमिस मिशन जो है वो अमेरिका का जो स्पेस कंपनी है वहाँ की नासा, उसका एक मिशन है जो कि चंद्रमा पे जाने के लिए इन्होंने ये मिशन शुरू किया था। ये चंद्रमा से संबंधित है। इस आर्टेमिस मिशन में एकमात्र महिला शामिल थी, जिनका नाम था क्रिस्टीना कोच। आपने करंट में पढ़ा ही होगा कि चंद्रमा पर जाने वाली एकमात्र महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसको याद रखेंगे। क्रिस्टीना कोच इस आर्टेमिस मिशन में शामिल एकमात्र
भारतीय नहीं, ये महिला थी, एकमात्र महिला थी इस मिशन में शामिल। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि WHO से संबंधित क्वेश्चन हर साल पूछता है। भारत और श्रीलंका, अजरबैजान और तजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमीरात और कतर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इन चारों ऑप्शन में से आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्रेंड्स, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपका इससे करेंट और GS साइंस सब मतलब कंप्लीट मैंने इसमें कई टॉपिक से क्वेश्चन रखा है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।